हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपका बोर्ड आपको हर बार 2 से 3 सवाल पूछता है। जो सवाल आपका बोर्ड आपको पूछेगा उसको आप आराम से बना पाइएगा अगर आप आज का टॉप 20 एमसीक्यूज को कर लेते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए आज का हम पहला सवाल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। हर एक सवाल में आप लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि हर एक सवाल आप लोगों का अलग अलग टॉपिक से लिया गया है, जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले सवाल में आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवलेंट बॉन्ड। आपको बताना है कि इस चार में चार ऑप्शन दिया गया है NaCl, CaCl2, HCl और MgO। इस चार ऑप्शन में से किसमें आप लोगों का कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, किसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको ये बताना है। आप लोगों को पता भी होगा, जो जानते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, HCl। इसमें आप लोगों का कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन कोई स्टूडेंट कैसे पहचानेगा, कैसे जानेगा, उसके लिए हम आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स बताएंगे। आप आराम से ध्यान से देखिए क्या ट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद चलिए ट्रिक्स पे बता देंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है वैसा बॉन्ड जो दो एटम के बीच में मान लीजिए दो एटम है, एक ए और एक बी। तो दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला जो बॉन्ड होता है हम उसी को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड आप लोग का इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा, साझेदारी से बनेगा, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग या साझेदारी से बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, तो आप बोलोगे 3 प्रकार का। सिंगल बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए ए दिया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बी दिया है, ये मान लीजिए ए और ये बी, तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड यानी जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। याद रखने वाली बात है कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन साझेदारी होगा। अब यहाँ पे आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा ना, तो वहां पे आपको एक अनदर बॉन्ड देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं आप? आयोनिक बॉन्ड। हम इसको क्यों बता रहे हैं आप ऑप्शन देखते हुए ही समझ जाओगे। आयोनिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो आप लोगों का बनता है कैटायन, कैटायन और एनायन के बीच। कैटायन और एनायन के बीच, कैटायन यानी जिसमें प्लस चार्ज हो और एनायन यानी जिसमें माइनस चार्ज हो। और साथ में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के बीच। ऑप्शन देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन है NaCl। Na आपका मेटल है और Cl आपका नॉन मेटल है। और ये भी आप जानते हैं कि Na आपका कैटायन है, Na प्लस, Cl आपका एनायन है, आपका Cl माइनस। तो कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आप बोलोगे आयनिक बॉन्ड होगा। साथ में अगर आपको कैटायन एनायन पहचान में नहीं आता तो आप देखिए मेटल और नॉन मेटल, कि मेटल यानी धातु और अधातु के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप बोलोगे आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो बोलिए यहाँ पर भी कैल्शियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इसमें भी कौन सा बॉन्ड होगा, आप बोलोगे आयोनिक बॉन्ड। पहले वाला में भी आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम में होता है आप लोगों का 2+। कैल्शियम में क्या होता है बोलिए, तो आप बोलोगे कैल्शियम में होता है 2+ और Cl में होता है माइनस। यहाँ पे बोलिए HCl, ध्यान से देखिए HCl को। HCl में हाइड्रोजन, HCl में आपका हाइड्रोजन, ये भी आपका अधातु है, नॉन मेटल। और क्लोरीन ये भी आपका नॉन मेटल, मतलब यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी में मैग्नीशियम आप लोगों का मेटल है और ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप बोलोगे आयनिक बॉन्ड। यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसा है। 3 ऑप्शन में कौन कौन है बोलिए, तो 3 ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन NaCl, CaCl2 और MgO। तीनों ऑप्शन आप लोगों का बनाया गया है किसको किसको मिला करके, तो आप बोलोगे मेटल यानी धातु और नॉन मेटल यानी अधातु। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में अधिकतर कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप बोलोगे आयोनिक बॉन्ड बनता है सर। आयनिक बॉन्ड यानी जो कैटायन और एनायन के बीच में बनेगा, एक प्लस और एक माइनस। आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने के लिए कूलम्स ने अपना नियम दिया है, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं कि कितना फोर्स लगता है कितना नहीं लगता है। बाकी यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड किसमें होगा, तो आप बोलोगे HCl, यानी जिसमें दोनों नॉन मेटल हो, जिसमें क्या हो, दोनों नॉन मेटल, जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल। हम आपको समझाते हुए ही बताएंगे, क्योंकि आपको अगर नहीं समझाएंगे तो आपको यहाँ से और क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है आप इसको पकड़ नहीं पाइएगा। तो चैप्टर का रिवीजन करने के लिए आप लोगों को मेरा बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बताते हुए चलेंगे। बाकी अगर किसी को पता रहेगा, आप बस अपने चैप्टर को रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन देखने आए हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन देखिए। आपको ये अगर आप सक जाओगे आंसर इसका, तो आप आगे बढ़ करके दूसरे क्वेश्चन को बनाइए। बहुत सारे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं। चलिए
नेक्स्ट नंबर के सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, देखिए कुछ हम बोले आपको पहले ही आपको बता दिए कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड में पहला ऑप्शन क्या दिया है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, तो आप लोगों का आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, आप लोगों का बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा। कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग का बनता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। आपको पूछा है कि आयनिक बॉन्ड किसमें कैसे बनता है, तो आपको जैसे हम दिखा रहे हैं, एक मान लीजिए एक मेटल और एक नॉन मेटल, हम बोले कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल और नॉन मेटल होना जरूरी है। तो हम एक मेटल ले रहे हैं Na और एक नॉन मेटल ले रहे हैं Cl। इन लोगों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आप लोगों का आयनिक बॉन्ड बनता है, इसमें प्लस और इसमें माइनस। आपको पता होना चाहिए कि अगर Na में प्लस है तो हम Na में प्लस का मतलब क्या है? किसी में पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, और किसी में नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोगों का Na क्या करेगा? तो Na आप लोगों का क्या करेगा? तो Na आप लोगों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, किसको? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा आप लोगों को Cl को, मतलब Na इलेक्ट्रॉन देगा Cl को, इसीलिए Na में प्लस और Cl में आएगा माइनस, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? तो आप बोलोगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन नंबर बी। शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड? तो आप बोलोगे शेयरिंग से बनता है आप लोगों का कौन सा बॉन्ड? तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सब आप याद रखोगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि आयनिक बॉन्ड आप लोगों का बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कौन सा फोर्स लगता है? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत मजबूत होता है, इसीलिए जिस किसी में भी आयनिक बॉन्ड होगा वो आप लोगों का जनरली सॉलिड अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। जैसे NaCl नमक आप लोग का सॉलिड अवस्था में होता है, जैसे KCl सॉलिड अवस्था में होता है, जैसे आप लोग का MgCl2 ये भी सॉलिड अवस्था में होता है, क्योंकि ये सब में पाया जाता है आप लोगों का आयनिक बॉन्ड। और साथ में आपको याद रखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत मजबूत फोर्स लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव को बहुत तेजी से खींच कर रखता है, इसलिए इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। तो इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर के सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? द बॉन्ड इन Cl2 मॉलिक्यूल इज। Cl2 मतलब दो ठो क्लोरीन है, Cl और Cl। आपको पता है ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा? तो आप बोलोगे कोवैलेंट बॉन्ड। आप बोलोगे सर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों का होता है तीन ठो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको बताना है कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या सिंगल है, क्या डबल है, क्या ट्रिपल है? तो सिंपली आप कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे सेल वाइज कक्षा के हिसाब से, तो आप बोलोगे पहला सेल में 2, फिर 8 और फिर 7, 17 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। आप देखिए बाहरी सेल में 7 है, और आपको पता है ऑक्टेट रूल कि वो बाहर में 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है। तो यहाँ पे देखिए 7 है, तो इसको 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये दोनों क्लोरीन है, तो दोनों के बाहर में 7-7 करके है, तो ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक और एक, क्योंकि एक एक मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो क्लोरीन के बाहर में 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो बचेगा 6 ठो, 1 2 3 4 5 6। और इस क्लोरीन के पास भी अगर एक शेयर कर देगा तो बचेगा 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास भी देखिए बाहर में 8 हो चुका है, और इस क्लोरीन के बाहर में भी क्या हो चुका है? 8 हो चुका है। मतलब कौन सा बॉन्ड इन लोग के बीच में होता है? तो आप बोलोगे सिंगल बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पे देंगे, ये आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड अभी पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड अभी आप लोगों ने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड आप लोगों का बनेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। जब इलेक्ट्रॉन आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप लोगों का बनेगा आयनिक बॉन्ड। और जिसमें भी आयनिक बॉन्ड होगा वो जनरली किस अवस्था में पाया जाएगा? सॉलिड अवस्था में। तो आपको अगर हम बोले जैसे NaCl नमक, NaCl का अगर हम सॉलिड लेंगे तो NaCl अगर सॉलिड अवस्था में है तो NaCl आप लोगों का बेड कंडक्टर होता है। क्या होता है बोलिए? बेड कंडक्टर, यानी कुचालक। ये करंट को पार नहीं करता है, किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। लेकिन इसी नमक को अगर आप पानी में दे दीजिएगा, वाटर में दे दीजिएगा, तो पानी में देने के साथ, जैसे पानी को आप नमक में दे दीजिएगा, नमक को आप पानी में दे दीजिएगा, तो अब ये बन जाता है गुड कंडक्टर। क्या बन जाता है बोलिए? गुड कंडक्टर बन जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो कौन कौन यहाँ पे ये जानते हैं कि
कोई भी आयनिक सॉलिड जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वो सॉलिड अवस्था में बैड कंडक्टर होता है, यानी करंट को पार नहीं करता है। और आप लोगों को पानी में देने से, यानी एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट पानी में देने से वो गुड कंडक्टर बन जाता है, यानी आपका करंट को इजीली पास करता है। तो ऐसा क्यों करता है, इसका रीजन अगर किसी को पता है तो वो मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। बाकी आप इसके बाद नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट पे आप लोग का ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्या बोला है, विच मॉलिक्यूल हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोगों को कल ही हम पढ़ा दिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोगों का एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और आपको पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन शेयर होगा सर। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, लेकिन आप याद करिए कि कोवैलेंट बॉन्ड में अगर दो एटम है ए और बी, तो इलेक्ट्रॉन का शेयर दोनों एटम से होता था कि अगर ए एक ठो देगा तो बी भी एक ठो देगा, अगर ए दो ठो देगा तो बी भी दो ठो देगा, अगर ए तीन ठो देगा तो बी भी तीन ठो देगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो एटम जरूर होता है, और इन लोगों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है वो किसी एक एटम से होता है। जैसे अगर हम कोई मान लीजिए यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ए और बी में, इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, और अगर ए शेयर करेगा, कौन करेगा, ए, तो हम इसको इस प्रकार के एरो से दिखाएंगे ऐसे। और ये जो हम एरो मार्क दिखा रहे हैं, ये एरो मार्क इस बार किसके लिए दिखा रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। ये एरो, अगर दो एटम के बीच में एरो देखने को मिले तो आप जान जाइएगा कि इन लोग के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी तो हुआ है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से ही ये बॉन्ड बना है, लेकिन कौन साझेदारी किया है, तो ए किया है। और अगर ऐसे हो जाए, एरो अगर इधर हो जाए, तो यहाँ पे आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है बॉन्ड को बनाने के लिए, लेकिन इस बार कौन साझेदारी किया है, तो बोलोगे बी किया है। तो बताइए इसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में होगा, क्या H2 में होगा, क्या हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन H2 में होगा, तो आप बोलोगे नहीं, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या O2 में होगा, आप बोलोगे नहीं, O2 में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या Cl2 में होगा, तो कुछ देर पहले ही आपने देखा कि Cl में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आप लोग का, ऑप्शन सी NH4+, इसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कैसे होगा हम आपको वो भी दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप नाइट्रोजन पे आ जाइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का 2 और 5, यानी बाहरी सेल में 5 है, बाहरी सेल में 5 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखिए अब क्या है कि NH3, आप NH3 जानते हैं, बहुत फेमस आप लोगों का एक मॉलिक्यूल है अमोनिया, जिसमें NH3 का आप अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन 3 है, यानी 1 H 2 H और ये 3 H। कैसे बॉन्ड बनाया होगा, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें भी हाइड्रोजन 1 दिया है, नाइट्रोजन 1 दिया है, इसमें भी हाइड्रोजन 1 दिया है, नाइट्रोजन 1 दिया है। आपको पता है नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, यानी बाहर में 5 होगा, तो 5 में 3 दे दिया, देखिए हाइड्रोजन को, एक इसको, एक इस वाले को और एक इस वाले को, तो बचा कितना, 2, तो 2 इसके पास ऐसे रह जाता है। हम इसको क्या बोलते हैं बोलिए, हम इसको बोलते हैं लॉन पेयर, हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन पेयर बोलते हैं। अब इसी NH3 में अगर कोई H+ आए, H+, आपको पता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें प्लस होगा, तो अगर H+ आएगा मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसको भी वो किसी को दे दिया है और वो बन गया है H+। तो हाइड्रोजन अगर H+ आएगा किसके पास, NH3 के पास, तब NH3 H+ के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था जिसको वो दे दिया है किसी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तभी प्लस होगा। अब बताइए NH3 में देखिए 3H तो बॉन्ड में है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आपका लॉन पेयर 2 है, अगर ये दोनों लॉन पेयर अब H+ को देगा तभी बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए NH4+, तो NH3, अब बताइए NH3 और एक तो H आ गया, तो आप बोलोगे क्या बन गया, तो आप बोलोगे NH4 बन गया, और साथ में प्लस लाया था तो प्लस भी होगा। तो NH4 में जो लास्ट वाला बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन, जिसके पास क्या मौजूद है, लॉन पेयर मौजूद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट, ऑक्टेट नियम क्या बताता है, तो सिंपली आपको पता होगा ऑक्टेट रूल बताता है कि कोई भी एटम ट्राई करता है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में, अपने आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन कर दे, 8 इलेक्ट्रॉन कर दे, और वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, तो इसी को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलिए, तो हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि एटम ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, वो अपने बाहरी सेल में 8 करना चाहता है, और 8 करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। जैसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं कि 8 करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। तो ये भी इजी सवाल था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6
6 को देखिए, फिर से एक आयनिक बॉन्ड पे सवाल है। देखिए आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसमें होगा, तो आप बोलोगे मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो देख के बोलिए कौन है, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल जाएगा। सोडियम आपको मेटल दिख रहा है और आपका जो एफ है फ्लोरीन वो आपका नॉन मेटल है। बाकी अमोनिया, इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट। H2O में कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट। CO2 में कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट। NH3 में तो बॉन्ड दिखाई दिए, इस प्रकार से होता है। तीन आप लोग का बॉन्ड बनता है ऐसे सिंगल सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे एक रहता है लॉन पेयर, इस लॉन पेयर को डोनेट करने से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। H2O का कैसा होता है बोलिए, तो ये O, ऐसे एक तो H, इधर एक तो H। CO2 कैसे बनता है बोलिए, तो CO2 में बॉन्ड ऐसे बनता है, ऐसे CO2 ऐसे, ये होता है CO2 का बॉन्ड, ठीक है। और NaF में आप लोग का बनता है आयनिक बॉन्ड, Na में प्लस, F में माइनस, तो प्लस माइनस को खींच कर रखता है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इसमें से आपको बताना है कि कौन आप लोगों का नॉन पोलर है। नॉन, पहले बताइए पोलर का मतलब क्या है। पोलर यानी जिसमें प्लस और माइनस हो, प्लस और माइनस हो। और आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस कब होगा, जैसे दो एटम है, एक ए और एक बी, इसके बीच में कोई भी बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो, चाहे कोवलेंट हो चाहे अनिक हो, तो इसमें प्लस और माइनस तभी होगा जब दोनों एटम ए और बी का, दोनों का, ए और बी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ऐसा गुणधर्म होता है जिसके कारण से, जिसके वजह से जो कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिया है उसको अपनी ओर खींचता है। मतलब अगर आप सिंपली बोलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का गुण। और आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, आप बोलोगे नेगेटिव। इसीलिए दोनों को मिला करके एक वर्ड बनाया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर किसी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा तो उसमें आप लोगों का पोलैरिटी देखने को मिलेगा। जैसे HCl, आपको पता है Cl क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसके बाहर में 2, 8 और 7। आप देख रहे हैं कि इसको 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा अपनी ओर, यानी Cl आप लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जितने सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन दिखाता है, तो आप बोलोगे ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में, क्योंकि ग्रुप 17 के आउटर सेल में आप लोगों का आउटर सेल में बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। तो एक मिलने से ही 8 होगा, इसलिए बहुत ज्यादा खींचना चाहता है। और ग्रुप 17 में कौन कौन होता है, तो आप बोलोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पाया जाता है और सबके सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनमें से भी देखिए ग्रुप 17 में जो कोई भी है ये तो खींचेगा ही, इनमें से सबसे ज्यादा कौन खींचता है, तो आप बोलोगे फ्लोरीन। फिर ग्रुप 17 के बाद आता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन कौन रहता है आप जानते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब रहता है। फिर आता है ग्रुप आप लोगों का 15। ग्रुप 15 में कौन कौन था, आप बोलो ग्रुप 15 में आप लोग का है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब। सबसे ज्यादा ग्रुप 17 वाला खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता है। फिर ग्रुप 16 वाला, फिर ग्रुप 15 वाला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन आप लोगों का नॉन पोलर है। तो आप लोगों का जो यहाँ पे नॉन पोलर होगा वो हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे देखते ही मिल जाएगा आपको कि HCl। ये जो HCl है, तो H और Cl के बीच में ऐसा बॉन्ड होगा, Cl अपनी ओर खींचेगा तो इसमें थोड़ा सा माइनस आएगा, इसमें थोड़ा सा प्लस आएगा। H2O में भी ऐसा ही होगा, ये O है, ये H है और ये H है। आपको पता है ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, खींचेगा, इसमें आएगा आप लोगों का माइनस और इस सब में आएगा आप लोगों का प्लस। इसमें आपका हल्का सा माइनस आएगा, इस सब में हल्का सा प्लस आएगा। ये जो हम सिंबल दे रहे हैं ना, ये सिंबल डेल, इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा प्लस है, ज्यादा प्लस नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर, अमोनिया में भी आप लोग का क्या होगा, पोलर होगा। नाइट्रोजन आप दिख रहा है ग्रुप 15 में खींचेगा, तो सही आंसर कौन है, तो आप बोलोगे CO2। आप बोलोगे CO2। तो आप बोलोगे सर CO2 में भी तो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन इसमें नहीं खींचेगा, तो आप CO2 का ये देखिए, CO2 में ऑक्सीजन इस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन ये भी इधर खींचना चाहेगा, ये भी इधर खींचना चाहेगा, दोनों अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और खींच नहीं पाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे जो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा वो आप लोग का 0 आएगा और यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोगों का पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो ये आपका नॉन पोलर है CO2, बाकी सबके सब पोलर है। HCl पोलर है, इसमें प्लस माइनस होगा, इसमें भी प्लस माइनस होगा, NH3 में भी प्लस माइनस होगा। अच्छा सवाल था ये, है ना। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्या है, द बॉन्ड एंगल इन मीथेन। मीथेन पे कौन सा बॉन्ड एंगल होगा। कभी भी आप लोगों को बॉन्ड एंगल निकालने बोले तो सबसे पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला 1/2। आप अगर कार्बन का निकालोगे तो कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको जोड़ना है, माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है, प्लस मोनोवैलेंट
एटम। मोनोवैलेंट एटम किसे बोलते हैं देखिए, बाकी ये सब तो आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका निकाल रहे हैं उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन रखना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करना है। और ये मोनोवैलेंट एटम हम उसे बोलते हैं जिसका संयोजकता एक होता है, जिसका वैलेंसी एक होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब को हम बोलते हैं मोनोवैलेंट, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलिए मीथेन CH4, तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा 1/2, और कार्बन के बाहर में कितना होता है बोलिए, आप बोलोगे 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, परमाणु संख्या 6 होता है, यानी 2 पहला वाला में 2, बाद वाला में 4, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। अब CH4 में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेना भी नहीं है। क्या मोनोवैलेंट एटम है, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, कितना ठो 4 ठो, तो 4 + 4, तो 4 + 4 में कितना आएगा, तो आप बोलोगे 4 + 4 में 8 आएगा सर, 8 कट के 4 आएगा। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो पहले बोलिए 4 का मतलब S होगा, पहला एस में एक ही होता है। अब 4 में एक ठो एस हो गया तो 3 ठो क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 ठो पी होगा, यानी sp3। और किसी का भी अगर sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप बोलोगे 109.5, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। अब हम कुछ हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला आपको दिए हम, इसी फॉर्मूला से आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, आप इसको याद जरूर रखिएगा। बाकी हम आपको कुछ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं, जिसको आप लिखिए, उस हाइब्रिडाइजेशन की मदद से आप उसका बॉन्ड एंगल लिख सकते हैं। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा तो बॉन्ड एंगल 180 होगा, और उसका जियोमेट्री, उसका शेप क्या होगा, तो आप बोलोगे उसका शेप होगा लीनियर, लीनियर शेप होगा, लीनियर 180, 180 मतलब ऐसा ऐसा शेप होगा उन लोगों का, लीनियर एक लाइन में चला जाएगा ऐसे। अगर किसी का sp2 होगा तो sp2 वाला में एंगल होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर किसी का sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाए तो इसमें बॉन्ड एंगल आप लोगों का होगा, क्या क्या होगा बोलिए, तो आप लोग का 2 ठो बॉन्ड एंगल होता है, एक होता है आप लोग का 120 का, और एक होता है आप लोग का 90 डिग्री का। ये सब लिखाए हैं, आप लोग को याद करिएगा। अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाए तो इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। बाकी आप लोग को जियोमेट्री पूछेगा, अगर किसी का sp2 होगा तो जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, अगर sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसमें आप लोग का जो जियोमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल होता है। इंपॉर्टेंट सवाल था, पूछता है आप लोग को, आप इसको जरूर करके जाइए। आप लोग को पूरा चार्ट बना के दिए हुए हैं, आप उसको जरूर पढ़िएगा, 1 नंबर आप लोग को उस चार्ट से जरूर आएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन, इथीन यानी C2H4, इथीन नाम से पता चल रहा है कि ये आप लोग का एल्कीन है, ये आप लोग का एल्कीन है। आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा है, आप जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा हम एकदम डिटेल में पहले से बता रहे हैं। तो एल्कीन है इथीन C2H4। अब एल्कीन वाला में कार्बन कार्बन में होता है डबल बॉन्ड, तो हो गया कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो हो गया आप लोग का 4 हाइड्रोजन। फॉर्मूला भी वही बोला है C2H4, क्या बोला है बोलिए C2H4। तो ये बन गया आपका इथीन का स्ट्रक्चर। आपको किसका हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो बोलोगे आप कार्बन का। अब देखिए कुछ देर पहले आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला बताए थे। अब आप लोग को एक स्ट्रक्चर से, अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे तो इसमें से भी आप हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको स्ट्रक्चर मिल गया, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड किसे बोलते हैं, तो पहला बॉन्ड जो बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। देखिए तो ये पहला बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बोलिए, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे। अब यहाँ पर भी देखिए एक सिग्मा है और एक पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। तो आपको कार्बन का निकालना है, तो बोलिए इस कार्बन में कितना सिग्मा है, तो आप बोलोगे 1 2 3 है। कितना है, 1 2 3, तो 3 सिग्मा है। क्या इसके पास कोई लॉन पेयर है इस कार्बन के पास, तो आप बोलोगे इसके पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है, यानी 0। तो आएगा आप लोग का 3, और 3 आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे 3 हम निकालेंगे किस प्रकार से, तो 3 हम लोग निकालेंगे, 3 मतलब पहला में S और P में कितना ठो, तो आप बोलोगे P में 2 ठो यानी sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आप लोग का B नंबर sp2। कौन सा नंबर हो जाएगा आप बोलिए, तो B नंबर sp2 हो जाएगा। और अगर आप फॉर्मूला में बनाने जाते तो फॉर्मूला में आप लोग को ऐसा करना पड़ता 1/2। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलिए, 4 होता है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलिए, 4 होता है। अब आपको पता चल रहा होगा कि 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन, इसको पहले आप दो कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन, आपको एक कार्बन का निकालना है ना, तो एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा, तो आप बोलोगे 2 हाइड्रोजन। तो आपको पता है देखिए 1/2, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो मोनोवैलेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे एक कार्बन के पास मोनोवैलेंट आएगा 2 ठो। एक कार्बन के पास मोनोवैलेंट कितना आएगा, 2 ठो, तो 1/2 यहाँ पे आएगा आप लोग का 6, 6 से काटोगे 3, 3 का मतलब इसमें भी आएगा आप लोगों का sp2।
2। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन पे 4 है तो आप बोलोगे 1 कार्बन पे 2 होगा ना, तो मोनोवेलेंट 1 कार्बन पे कितना होगा, 2 तो होगा, तो मोनोवेलेंट हम यहाँ पे 2 रखेंगे ना कि 4 रखेंगे। अगर 4 रखोगे तो गलती करोगे आप, ठीक है। चलो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या बोला है, शेप ऑफ अमोनिया। अमोनिया का शेप क्या होगा, तो सबसे पहले अमोनिया बनाते हैं हम। चलिए ये अमोनिया 1 2 3 और ये एक लॉन पेयर, मतलब इसमें 3 बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। तो आप लोग को पता है कि अमोनिया का शेप 3 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर, तो लॉन पेयर अगर नहीं लेंगे, लॉन पेयर को तो शेप में नहीं लिया जाता है, तो अगर हम लॉन पेयर नहीं लेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो लॉन पेयर नहीं लेंगे तो ये कौन सा शेप है, तो आप बोलोगे ये आप लोगों का ट्राइगोनल पिरामिडल है। क्या है ये आप लोगों का, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल 3 है तो ट्राइंगल बनेगा और साथ में पिरामिड टाइप का बनेगा, आप लोग को दिखाए हैं, तो ट्राइगोनल पिरामिडल है। बाकी बताइए NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन निकाल पाओगे, फॉर्मूला से बिठाओ, 1/2 नाइट्रोजन के बाहर में कितना होता है, बोलोगे 5, पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है। मोनोवैलेंट कितना है, तो आप बोलोगे मोनोवैलेंट 3 ठो है, तो 5 और 3 में क्या होगा, तो आप बोलोगे 8। 8 को अगर काटोगे 1/2 से तो आएगा आप लोग का 4, और 4 का मतलब हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जिसका sp3 होता है उसका जियोमेट्री क्या होता है, तो आप बोलोगे टेट्राहेड्रल। तो NH3 का जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन NH3 का शेप क्या होगा, तो NH3 का शेप आप लोग का होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि आप लोगों का लॉन पेयर धकेलेगा, लॉन पेयर धकेल देगा किसको, बॉन्ड पेयर को, और थोड़ा सा उसको झुका करके ट्राइगोनल पिरामिडल बना देगा। ये सब आप लोग को पढ़ा चुके हैं उस चार्ट में, है ना। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से कौन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो सबका निकाल के चेक कर लीजिए। CH4 फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2, कार्बन का बाहर में 4, मोनोवैलेंट आप लोग को 4 दिख रहा होगा, हाइड्रोजन 4 ठो, तो आएगा आप लोग का 1/2 × 8 यानी 4, और 4 का मतलब क्या होगा, S में 1 ठो, P में 3 ठो, यानी sp3 इसमें है। फिर हम NH3 का निकालेंगे, अभी कुछ देर पहले भी निकाले थे, अभी निकाल लीजिए 1/2, नाइट्रोजन के बाहर में 5 होता है, हाइड्रोजन कितना है, 3 ठो है, तो आप बोलोगे इसमें भी 1/2 × 8 मतलब 4 आएगा, 4 का मतलब इसमें भी आएगा sp3। इसके बाद आप H2O में निकालिए, तो H2O में 1/2, अब देखिए मेन एटम कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बाहर में कितना होता है, आप बोलोगे 6, और मोनोवैलेंट कितना है, तो आप बोलोगे 2, इसमें भी 1/2, और यहाँ पे 8 आएगा, 8 का मतलब 4, और 4 का मतलब S में 1 ठो, P में 3 ठो, इसमें भी sp3। अब तीनों में sp3 हुआ तो पक्का D नंबर में नहीं होगा, तो यही ऑप्शन सही होगा, CO2। फिर भी आप निकाल के देख लीजिए, 1/2, कार्बन के बाहर में 4, मोनोवैलेंट तो है ही नहीं, तो 4 को अगर काटोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, और 2 का मतलब sp होगा, मतलब ये नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही होगा, CO2। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फॉर्मूला भी है और उसके बाद आप स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर उतना याद रखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप फॉर्मूला ही याद रखिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या बोलता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। सिंपली अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर आप किसी का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, जैसे O2 का हम लुईस स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, तो O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है इस प्रकार से, ऑक्सीजन के बाहर में 6 होता है, जिसमें 2 दे देता है, 2 देता है ये वाला ऑक्सीजन, 2 देता है ये वाला ऑक्सीजन, बनता है आप लोग का डबल बॉन्ड। तो 6 में अगर 2 देगा तो इसके पास बचेगा 4 ठो, तो ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसके पास भी होगा 4 ठो, ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कितना बॉन्ड है, तो आप बोलोगे 1 2 ठो है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 ठो होगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी निकलता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आप लोग का फॉर्मूला अलग है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आप लोगों का होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, एंटी बॉन्डिंग कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। क्या बोलता है सिंपली कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, जितना नंबर बॉन्ड बना है, कितना नंबर आप गिन लीजिए, ऑक्सीजन के बीच में 2 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ये बताइए तो नाइट्रोजन यानी N2, इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन के बीच में सर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन के बॉन्ड में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब बोले Cl2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कुछ देर पहले ही दिखाए थे, Cl में सिंगल बॉन्ड, यानी ये आप लोग का हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। तो यहाँ पे O2 पूछा है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, 2 ठो। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से किसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, अभी बता दिए कुछ देर पहले ही, नाइट्रोजन में आप लोगों का ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक सवाल पूछेगा आपको कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर आप लोग का सिंगल बॉन्ड। सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा,
ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोग को पता होगा कि अगर नाइट्रोजन गैस N2 को आप देखोगे तो इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही मजबूत है। बहुत मजबूत मतलब ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, टूटेगा नहीं, और अगर जल्दी टूटेगा नहीं इसका मतलब किसी से वो अभिक्रिया नहीं करेगा, किसी से वो रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए हम नाइट्रोजन को अक्रिय गैस, इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? तो आप बोलोगे इनर्ट गैस हम इसको कहते हैं। इनर्ट का मतलब अक्रिय, इसीलिए देखोगे आप चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, तो वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो जो कुछ भी इस पैकेट के अंदर में रखा हुआ है वो सेफली बच जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन किसी से क्रिया करेगा ही नहीं, उसके बीच में बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, बोलता है हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी फाउंड इन। अब बताइए किसमें ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, जो ज्यादा मजबूत होगा। अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बता दिए सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन है, तो आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर कौन है तो आप बोलोगे उसके बाद सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, द शेप ऑफ SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आपको ये चार्ट में ही दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बहुत बार बोले कि इसका शेप आपको पूछता है। तो SF6 का आप लोगों का क्या बोला है, आप लोग का शेप बोला है। तो इजीली आप देख सकते हैं, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1/2 सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 का मतलब इसके बाहर में 2, 8 और 6, बाहर में 6 होगा, तो 6 प्लस कितना मोनोवेलेंट है, देखिए फ्लोरीन 6 है तो मोनोवेलेंट 6, मतलब 1/2 × 12 यानी 6 आएगा। 6 का मतलब sp3, s में 1 पी में 3 4 हो गया, तो d में 2 तो sp3d2 में कौन सा होता है आप लोग का, तो आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल होता है सर। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, तो बोलोगे जियोमेट्री होता है। जियोमेट्री मतलब बॉन्ड पेयर का सजना और लॉन पेयर का सजना। तो यहाँ पे तो लॉन पेयर है ही नहीं, अगर लॉन पेयर नहीं है तो जो जियोमेट्री होगा वही शेप होगा। एक ही कंडीशन है, जब जियोमेट्री किसके बराबर होता है, शेप के बराबर, आपको पढ़ा चुके हैं। कब है वो, जब लॉन पेयर नहीं होगा, तो जो जियोमेट्री आएगा वही उसका शेप होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्टाहेड्रल। बाकी ये आपको पढ़ा भी चुके थे, आप डायरेक्ट भी इसको दे सकते थे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, विच हैज रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है जिसका आप एक से ज्यादा आप क्या लिख सकते हैं, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जैसे अगर हम CO3 2- का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो आपको हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना सिखा चुके थे। वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे इस प्रकार से होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर भी होता है सिंगल बॉन्ड O, इसमें होता है माइनस, इसमें होता है माइनस। अब ऐसा दिए हैं, हम ऐसे भी तो दे सकते हैं, C इधर वाला में डबल बॉन्ड, इधर वाला में सिंगल बॉन्ड, इधर वाला में सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ माइनस आएगा, अब यहाँ माइनस आएगा। बोलिए दे सकते हैं कि नहीं? तो देखिए हम 2 स्ट्रक्चर लिख पा रहे हैं, इससे ज्यादा भी लिख पाएंगे। हम यहां भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं ऐसे करके, C नीचे वाला में डबल बॉन्ड, यहां वाला में माइनस, यहां वाला में माइनस। तो देखिए हम एक ही कंपाउंड CO3 2- का अलग अलग स्ट्रक्चर लिख पा रहे हैं, तो इसी को हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो किसमें किसमें रेजोनेंस पाया जाता है, तो रेजोनेंस आपका पाया जाता है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों में पाया जाता है, CO2 और SO2। तो यहाँ पे दोनों आंसर ही सही होगा, CO2 भी होगा और SO2 दोनों में आप लोगों का रेजोनेंस पाया जाता है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन BF3। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फॉर्मूला 1/2, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 का मतलब 2 और बाहर में होगा 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मोनोवैलेंट 3 ठो है, तो 3 और 3 में 6, 6 से काटेंगे आएगा 3, और 3 का मतलब S में 1 ठो, P में 2 ठो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, sp2। और अगर sp2 है तो इसका जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर इसका जियोमेट्री हो जाएगा, और अगर लॉन पेयर नहीं होगा तो यही इसका शेप भी होगा, ट्राइगोनल प्लानर। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन C2H2। C2H2 में कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है आपको निकालना है। आपको पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से। कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। किसका ओवरलैपिंग होता है, तो आप बोलोगे ऑर्बिटल का। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप बोलोगे पैरेलल ओवरलैपिंग से। ये भी पूछा जा सकता है, एक बनता है आप लोग का एक्सियल ओवरलैपिंग, एक बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है कि पाई बॉन्ड, आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड सर। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है किससे, पाई बॉन्ड से। तो कितना सिग्मा कितना पाई आपसे पूछा है, किसमें, C2H2। 2 कार्बन है, अब कार्बन का हाथ होता है 4 ठो, इसमें से 2 हाइड्रोजन है, मतलब 1 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 1 हाइड्रोजन इसको मिलेगा। अब कार्बन होता है टेट्रा वैलेंसी, 4 हाथ होता है इसका, तो इसमें 3 होगा पक्का, ऐसे तब जाकर के 4, इसका भी 4 होगा, 1 2 3, इधर 1 4, इसका भी इधर 1 और यहाँ पे 3 4। तो बताइए कितना सिग्मा कितना पाई यहाँ पे मौजूद है। तो देखिए पहला बॉन्ड सिग्मा, इसमें भी पहला बॉन्ड सिग्मा,
इसमें भी पहला बॉन्ड सिग्मा और बाद वाला बॉन्ड क्या होता है, पाई और पाई। तो अब क्या देख पा रहे हैं, कितना सिग्मा है, तो आप बोलोगे 3 सिग्मा है, और कितना पाई है, तो 2 पाई है। तो 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 3 सिग्मा 2 पाई। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट है। आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्शनल, फिर बोलता है कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, फिर ऑप्शन नंबर सी बोलता है कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, और डी नंबर बोलता है बोथ आर नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। मतलब आप लोगों को ओरिएंटेशन की जो बॉन्ड बन रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्या वो एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, या जेड एक्सिस में होगा, एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा, ये बताना जरूरी होता है, डायरेक्शन देना जरूरी होता है उसके शेप, उसके जियोमेट्री को जानने के लिए। तो कोवलेंट बॉन्ड आप लोग का डायरेक्शनल होता है और आयनिक बॉन्ड आप लोग का नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। चलिए अब आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब मान लीजिए ए और बी है, इसके बीच में बना है बॉन्ड, तो इन लोगों के सेंटर, जैसे मान लो एक एटम है ए, ये इसका न्यूक्लियस, ये एटम, और ये है मान लीजिए अनदर एटम बी, ये इसका न्यूक्लियस। तो ये जो बॉन्ड इन लोग का बीच में बना है, तो इन दोनों के बीच के जो न्यूक्लियस का सेंटर है, इस लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बताइए अगर बॉन्ड बहुत मजबूत होगा मतलब पूरा खींचेगा, दोनों एक दूसरे खींचेगा, तो खींचने पे तो सामने आ जाएगा, सामने अगर आएगा तो ये जो लेंथ है ये तो छोटा हो जाएगा। मतलब जो जितना मजबूत होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा खींचेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। तो आपको पहले कुछ देर पहले ही बता दिए कि सबसे मजबूत बॉन्ड कौन है, तो आप बोलोगे सबसे मजबूत बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद कौन है, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड। सबसे कमजोर कौन है, सिंगल बॉन्ड। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसमें जो आपका कमजोर है, कमजोर कौन है, तो आप बोलोगे सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड आप लोगों का इसका लेंथ सबसे ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। मतलब ट्रिपल बॉन्ड का सबसे छोटा होगा क्योंकि वो मजबूत है, फिर आप लोग का उससे थोड़ा ज्यादा किसका होगा, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। तो ये आप याद रखोगे। बाकी आप लोग को 20 क्वेश्चन हम बनाए और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए हैं। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो आज की वीडियो पे आप एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।